हेलो एवरीवन, उम्मीद आप ठीक होंगे बेटा। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था पाउली का फर्ज नियम, हुंड का अधिकतम बहुता नियम। दोनों ही नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट एग्जाम में आते हैं बेटा, इसलिए आपको बहुत अच्छे से उस लेक्चर को देखना है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर लिंक दे दिया गया है, वो लेक्चर आप देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑफ बाउंड नियम के बारे में। तो ऑफ बाउंड नियम को पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए बेटा, देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे बेटा परमाणु के कक्षकों का भरा जाना। जो परमाणु के कक्षक होते हैं उनको हम कैसे भरते हैं, यानी कि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे। साथ में ऑफ बाउ का नियम देखेंगे बेटा। N+L का नियम की बात करेंगे। N+L का नियम बेटा एक तरीके से ऑफ बाउ नियम ही है, एक तरीके से क्या ऑफ बाउ नियम ही है N+L का नियम। तो इस नियम के बारे में बात करेंगे। आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। अगर कोई धनायन है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बना सकते हैं, और अगर कोई ऋणायन है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे बना सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। साथ में अर्धपूर्ण व पूर्ण उपकोष के बारे का स्थायित्व की भी बात करेंगे कि हमारे पास जो हाफ फील्ड होते हैं और जो फुल फील्ड होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और उनकी स्टेबिलिटी का कारण क्या है, वो क्यों इतने स्टेबल होते हैं, उन चीजों के बारे में भी आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बेटा, कॉपी पेन उठा लीजिए और स्टार्ट कीजिए लिखना। क्या सबसे पहले हम बात करें परमाणु में कक्षकों का भरा जाना। परमाणु में कक्षकों का भरा जाना, जो परमाणु के कक्षक होते हैं वो किस प्रकार से भरे जाते हैं, ध्यान से देखो। परमाणु के जो कक्षक है वो बेटा ऑफ बाउ नियम के अनुसार भरे जाते हैं। किसके? विभिन्न परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑफ बाउ नियम के अनुसार भरे जाते हैं। अब ऑफ बाउ नियम जो है बेटा वो पाउली अपवर्जन सिद्धांत, जो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है उसके आधार पर, हुंड के अधिकतम बहुता नियम इसके आधार पर, और कक्षकों की आपेक्षिक ऊर्जा पर आधारित है। जो आपेक्षिक ऊर्जा ना एनर्जी लेवल्स है, इसके बेसिस पर हम किसी भी परमाणु कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। तीन बातों को ध्यान में रखते हुए पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम क्या था कि किसी परमाणु के विभिन्न उपकोषों किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। ये पाउली का अपवर्जन नियम था, और इस नियम की हेल्प से हम बता सकते थे कि किसी भी उपकोष में, किसी भी कोष में, किसी भी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो रियल में हमें पता चलता है कि जो पी उपकोष है उसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो एस है उसमें अधिकतम 2 आते हैं, जो डी है उसमें अधिकतम 10 आते हैं, और जो एफ है उसमें बेटा 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। साथ में अगर मैं कक्षा की बात करूं तो कक्षा में पता चलता है कि अगर पहली कक्षा है तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर दूसरी कक्षा है तो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर तीसरी कक्षा है बेटा तो अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर चौथी कक्षा है तो अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने इस बात को आपको समझाया भी था, तो आप देख सकते हैं वो नियम। अच्छा, साथ में कक्षकों के अंदर भी इलेक्ट्रॉनों के बारे में बताया कि अगर मेरे पास बेटा एक कक्षक है तो इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विपरीत स्पिन से। उनका चक्रण क्या होगा? ऑपोजिट होगा। अगर एक की डायरेक्शन ऊपर को है तो दूसरे की डायरेक्शन नीचे को है। और आपको पता होगा कि जब ऊपर को डायरेक्शन होती है तो इसके लिए एस की वैल्यू +½ मानते हैं, और जब नीचे को डायरेक्शन होती है तो इसके लिए एस की वैल्यू -½ मानते हैं। इससे पहले हमने लेक्चर के अंदर बताया था ये पाउली का अपवर्जन नियम। तो ये सारी की सारी बातें किसके बेसिस पर थी? पाउली के अपवर्जन नियम के आधार पर थी। साथ में हम बात करेंगे हुंड के अधिकतम बहुता नियम। तो हमने इस नियम को भी बात करा। अब ये नियम क्या कहता है? ये कहता है कि किसी परमाणु के समान ऊर्जा के कक्षक है तो इन समान ऊर्जा के कक्षकों में आप इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं कर सकते जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना डाल दिया जाए। आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं बना सकते। कब तक? जब तक के इन कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना डाल दिया जाए। मान लीजिए 5 कक्षक है बेटा मेरे पास, कितने? 5। तो मैं इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तब तक नहीं बना सकता जब तक इन पांचों के पांचों कक्षक में मैं एक एक इलेक्ट्रॉन ना डाल दूं। अब मैं इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना सकता हूं, क्योंकि अब हर एक कक्षक में क्या है बेटा? एक एक इलेक्ट्रॉन था। यहां भी अब हर कक्षक में चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन है तो मैं अब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना सकता हूं। ये था हुंड का अधिकतम बहुता नियम, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस करा था। एनर्जी, अपेक्षिक ऊर्जा पर आधारित एनर्जी भाई, एनर्जी यानी कि ये नियम कहता है कि
कि सबसे पहले जो कक्षक भरा जाएगा वो भरा जाएगा जिसकी ऊर्जा कम होती है। जिसकी ऊर्जा कम है वो पहले भरा जाएगा, और जब वो कंप्लीट भर जाएगा उसके बाद, कंप्लीट भरना है बेटा, उसके बाद फिर उससे ऊपर वाली ऊर्जा का कक्षक भरा जाएगा। जब वो कंप्लीट भरा जाएगा उसके बाद उससे ऊपर वाली कक्षा का ऊपर वाली जो कक्षक की ऊर्जा होगी उसका वो भरा जाएगा। डिस्कस करेंगे हम। अभी तो मैं आपको ये बात समझा रहा था, बात समझ में आ गई होगी आपको। चले, बहुत बढ़िया। तो इस कारण से हम इलेक्ट्रॉनों का क्या भरेंगे बेटा, इस कारण हम किसी भी परमाणु के कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। अब ऑफबाउ नियम क्या कहता है, ऑफबाउ नियम समझे। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, एमसीक्यू में आता है कि निम्न में से कौन सा नाम वैज्ञानिक का नहीं है, या निम्न में से कौन वैज्ञानिक नहीं है। और चार ऑप्शन आपको मिलेंगे बेटा, चार ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे हुंड, जैसे पाउली, जैसे हाइजेनबर्ग और चौथा आपको दे देंगे बेटा ऑफबाउ। इस तरीके से तो आपको पता होना चाहिए बेटा, ये जो ऑफबाउ है ये वैज्ञानिक का नाम नहीं है। हुंड वैज्ञानिक है, पाउली वैज्ञानिक है, हाइजेनबर्ग वैज्ञानिक है, लेकिन ऑफबाउ वैज्ञानिक का नाम नहीं है। ऑफबाउ का जो मतलब होता है ना, वो होता है निर्माण करना, कक्षकों का निर्माण। और जब कक्षकों का निर्माण हो रहा है तो इसका मतलब है कि कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। कक्षकों के अंदर क्या भरे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। तो जब कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि कक्षकों का भाई निर्माण हो रहा है, और कक्षकों का निर्माण होना ही हमारा क्या कहलाता है, ऑफबाउ कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, जो ऑफबाउ है ना, ऑफबाउ है वो किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑफबाउ का नियम, ऑफबाउ साइंटिस्ट है। भाई ऑफबाउ साइंटिस्ट नहीं है, ऑफबाउ जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ क्या है बेटा, निर्माण। जिसका अर्थ क्या है, निर्माण। किस चीज का निर्माण, कक्षकों का निर्माण। किस चीज का निर्माण, कक्षकों का निर्माण। कैसे होता है कक्षकों का निर्माण, कक्षकों का इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरा जाना या उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना, ये कक्षकों का निर्माण कहलाता है। ये कक्षकों का निर्माण कहलाता है। कक्षकों का इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरा जाना या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना ही क्या कहलाता है, कक्षकों का निर्माण कहलाता है। बात समझ में आ रही होगी आपको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे बेटा। अब नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि भाई जो परमाणु के कक्षक है ना, उनमें इलेक्ट्रॉन सदैव ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश पाता है। मतलब कि भाई सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा का कक्षक भरा जाएगा, उसके बाद उससे ज्यादा ऊर्जा कक्षक, उसके बाद उससे ज्यादा ऊर्जा कक्षक, उसके बाद उससे ज्यादा ऊर्जा कक्षक। और याद रखने वाली बात यह कि पहले पहला कक्षक जिसकी ऊर्जा कम है वो पूरा भरा जाएगा, उसके बाद जब उससे अधिक ऊर्जा का कक्षक आएगा तो वो पूरा भरा जाएगा, उसके बाद जब उससे अधिक ऊर्जा का कक्षक आएगा तो वो पूरा भरा जाएगा, वो पूरा भरा जाएगा। ये कहता है ये नियम। तो चेक कर सकते हो बेटा, इस नियम के अनुसार परमाणु के विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉन सदैव ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश पाएगा बेटा, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश पाएगा। पहले सबसे कम ऊर्जा का कक्षक भरा जाएगा, फिर उससे ज्यादा ऊर्जा का कक्षक भरा जाएगा, फिर उससे ज्यादा ऊर्जा का कक्षक भरा जाएगा। ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्या है बेटा, निम्न है। क्या है बेटा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s। अब हमें कैसे पता चला कि भाई 4s की ऊर्जा कम है 3d से, हमें कैसे पता चला, बस इसी चीज को बताने के लिए हमारे पास कौन सा नियम है, n+l का नियम है, जो किसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, n+l का नियम। फिलहाल तो अगर मैं बात करूं कि इसको हम कैसे बनाते हैं, तो आप सबने देखा भी है और समझा भी होगा इस एनर्जी लेवल को हम कैसे याद करेंगे या कैसे बनाएंगे। तो आप याद कर सकते हो बेटा इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से याद कर सकते हो। आप सबने देखा भी होगा, एक क्लास में भी बनाया जाता है, आप जिस कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, उसमें भी ये बनाया जाता है कि कैसे आप ये एनर्जी लेवल्स निकालोगे। और फिर मैं बताऊंगा भी आपको, n+l के नियम के थ्रू भी बताऊंगा, परफेक्शन आ जाएगा फिर। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना
ये हमारे पास सबसे पहले यहां से शुरुआत होगी 1s से। सबसे पहले हमारी शुरुआत हो रही है बेटा 1s से, यहां से शुरुआत हो रही है 1s। 1s की एनर्जी सबसे कम होगी, 1s से हम कहां जाएंगे बेटा 2s पे, यहां आएंगे 2s, राइट। 2s से हम कहां जाने वाले हैं बेटा, 2s से हम गए वापस 2p पे, 2p से हम कहां गए बेटा 3s पे, और 3s से हम वापस गए बेटा 3p पे, 3p से हम कहां गए 4s पे, और 4s से हम बेटा कहां गए वापस 3d पे। आप देख सकते हो 4s की ऊर्जा कम है, 4s के बाद कौन आया 3d आया, तो 3d की ऊर्जा ज्यादा है। 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद आप जब वापस आओगे बेटा तो 5s के बाद कौन मिलेगा हमें 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, और 6s के बाद जब वापस जाओगे तो हमें क्या मिलेगा 4f, 4f से आप आओगे 5d पे, 5d से आप आओगे 6p पे, 6p से 7s, 7s से वापस गए बेटा आप तो हमें क्या मिलेगा 5f, 5f से आपको मिलेगा 6d, 6d से आपको मिलेगा 7p, और 7p से आपको मिलेगा 8s। आप इसके ऐसे लिख सकते हो कि भाई 1s की एनर्जी सबसे कम है, किससे कम है बेटा 2s से, और 2s की एनर्जी कम है बेटा 2p से, 2p की कम है बेटा किससे 3s से। आप चेक कर सकते हो 3s की कम है किससे बेटा 3p से, 3p की ज्यादा होगी, 3p की ज्यादा होगी बेटा किससे 4s से, 4s की ज्यादा होगी, 4s की कम होगी किससे बेटा 3d से, 4s की कम होगी किससे 3d से, 3d की कम होगी किससे बेटा 4p से, 4p की कम होगी किससे बेटा 4p की अगर आप देखो तो 5s से, और 5s की कम होगी बेटा किससे 4d से, 4d की कम होगी किससे बेटा 6p से, सॉरी 5p से, 5p की कम होगी आप देख सकते हो 6s से, 5p की कम होगी किससे 6s से, और 6s की कम होगी 4f से, 4f की कम होगी बेटा 5d से, 5d की कम होगी हमारे पास 6p से, 5d की कम होगी किससे 6p से, 6p की कम होगी किससे बेटा 7s से, 7s की 5s से, 7s की अगर आप देखो तो 7s की हमारे पास किससे कम होगी बेटा 5f से, 5f की हमारे पास 6d से, 6d से, और 6d की कम होगी बेटा हमारे पास 7p से, 7p की कम होगी हमारे पास 8s से। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी 8s की। ये एनर्जी का एक लेवल है, एनर्जी का लेवल कि भाई सबसे पहले 1s भरा जाएगा, सबसे पहले कौन भरा जाएगा बेटा 1s, ध्यान से देखो बहुत अच्छे से, सबसे पहले कौन भरा जाएगा 1s, और s के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा 2, s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, सबसे पहले 1s भरा जाएगा, और s में अधिकतम कितने आते हैं 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद यानी कि एक पहला इलेक्ट्रॉन भी यही जाएगा, दूसरा भी यही जाएगा, और जब ये पूरा भर जाएगा तो फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन फिर कौन भरा जाएगा 2s, अब इसमें भी 2 जा सकते हैं तो तीसरा भी यही जाएगा और चौथा भी यही जाएगा। अब जब ये कंप्लीट हो गया, इसमें भी 2 आ गए, इसमें भी 2 आ गए, अब भाई 2p में आ सकते हैं, p के अंदर आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब यहां पर 5वां भी यही होगा, छठा यहां जाएगा, 7वां यहां जाएगा, 8वां यहां जाएगा, 9वां यहां जाएगा, 10वां भी यही जाएगा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2p के अंदर। वापस 3s आ गया तो 11वां यहां जाएगा, 12वां यहां जाएगा 3s। बोलो भाई समझ में आ रही है बात। अब देखो 3p फिर से p आ गया, फिर से 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसमें, तो 13, 14, 15, राइट 15, 15 और 16 भी यही जाएगा, 17 भी यही जाएगा, 18 भी यही जाएगा। ऐसे 4s में बेटा 19वां, 20वां, इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। अब देखो d आ गया, d में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, d में अधिकतम आ सकते हैं 10, तो 10, 20 से 30 तक किस में इलेक्ट्रॉन जाएंगे कंटिन्यूअस d में जाएंगे बेटा, 21वां भी यहाँ, 22वां भी यहाँ, 23वां भी यहाँ, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 30 तक याद है। फिर p आ गया बेटा, p में कितने जा सकते हैं 6, यानी कि 30 से 36 तक किस में जाएंगे 4p में। फिर कौन आ गया 5s तो 2, 38, 38 में फिर कौन आ गया d 10, 48, 48 फिर कौन आ गया बेटा 5p, 48 और 6 54। तो इस तरीके से आप किसी भी परमाणु का क्या बना सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हो। f में बेटा अधिकतम कितना आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। आई होप कि आपको एनर्जी डायग्राम के बारे में भी पता चल गया होगा। तो चले बेटा आगे। अब बात करते हैं बेटा N+L का नियम। एक्चुअल में N+L का नियम क्या है, N+L का नियम है एनर्जी का नियम, ऊर्जा के नियम, ऊर्जा का नियम बेटा, किसका नियम बेटा, ऊर्जा का नियम।
यानी कि जो हमारे पास n प्लस एल है ना, वो ऊर्जा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। n प्लस एल का मान जितना ज्यादा होगा, n प्लस एल का मान जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा भाई, एनर्जी उतनी ज्यादा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। n प्लस एल का मान जितना ज्यादा, ऊर्जा उतनी ज्यादा। n प्लस एल का मान जितना कम भाई, n प्लस एल का मान जितना कम, ऊर्जा क्या होगी, उतनी ही कम हो जाएगी, ऊर्जा उतनी ही कम हो जाएगी। और आपको पता ही है, मैंने अभी बताया है भाई, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जाता है। यानी कि पहले कहाँ जाएगा, जिसकी ऊर्जा कम होगी, बाद में कहाँ जाएगा, जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। तो मैं कह सकता हूं, अगर मेरे पास n प्लस एल की बात करूं, तो n प्लस एल के अकॉर्डिंग जिसका मान n प्लस एल का मान, जिसके लिए n प्लस एल का मान ज्यादा होगा, उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। समझो बात को बेटा, जिस भी उपकोष के लिए n प्लस एल का मान ज्यादा आया, जिस भी उपकोष के लिए n प्लस एल का मान क्या आया, ज्यादा आया, उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। और जिसके लिए भी n प्लस एल का मान कम आया, उसकी ऊर्जा कम होगी। और जिसकी ऊर्जा कम होगी, पहले वही तो भरा जाएगा, इसका मतलब पहले ये भरा जाएगा, पहले ये भरा जाएगा। बताओ भाई मैं सही कह रहा हूं नहीं, बाद में ये भरा जाएगा, बाद में ये भरा जाएगा। रीजन आपको पता है, रीजन आपको पता है कि भाई n प्लस एल का मान अगर ज्यादा आ रहा है तो ऊर्जा ज्यादा होगी, n प्लस एल का मान कम आ रहा है तो ऊर्जा कम होगी। पहले कौन भरा जाता है, अफबाव के अकॉर्डिंग पहले कौन भरा जाता है, जिसकी ऊर्जा कम होती है, तो इसलिए यही तो पहले भरा जाएगा, ये बाद में भरा जाएगा। लेकिन अगर किन्हीं दो कोशों के लिए n प्लस एल का मान समान आ गया, ध्यान से सुनो बेटा, अगर किन्हीं दो कोशों के लिए n प्लस एल का मान क्या आ गया, समान आ गया, समान आ जाए बेटा, ध्यान से सुनो, अगर n प्लस एल का मान किन्हीं दो कोशों के लिए बराबर आ गया, इक्वल आ गया, तो फिर इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान कम होगा, जिसके लिए n प्लस एल का मान क्या होगा बेटा, कम होगा। फिर इलेक्ट्रॉन वहां एंटर करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाएगा जिसके लिए n प्लस एल का मान कम होगा। अभी मैं एग्जांपल्स लूंगा बहुत सारे, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी समझाऊंगा पूरी तरीके से। हाँ फिलहाल तो आपको डेफिनेशन ध्यान से देखें और उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स लेंगे कि कौन पहले भरा जाएगा और क्यों भरा जाएगा। तो आप चेक कर सकते हो, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन उस उपकोष को भरते हैं, इलेक्ट्रॉन उस उपकोष को भरते हैं जिसके लिए n प्लस एल का मान क्या होता है बेटा, कम होता है। यदि दो कोशों के लिए n प्लस एल का मान समान आ जाए, अगर दो कोशों के लिए n प्लस एल का मान क्या आ गया, समान आ गया, तो इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में जाता है जिसके लिए n का मान कम होता है, उसमें जाएगा फिर जिसके लिए n का मान क्या होगा, कम होगा। बताओ ये नियम समझ में आता है नहीं। यहाँ n क्या है बेटा, n है मुख्य क्वांटम संख्या जिसे हम कक्षा बोलते हैं, 1 2 3 4 कक्षा। और बेटा l क्या है, l ये l है, l क्या, l है द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या जो उपकोष के लिए होती है। अगर s उपकोष है तो l का मान 0 होगा, कहा लिखो यहाँ पर, अगर बेटा l उपकोष है, सॉरी s उपकोष है तो l का मान 0 होगा, अगर p उपकोष है तो l का मान बेटा 1 होगा, अगर d उपकोष है तो l का मान 2 होगा, याद है ना। और अगर f उपकोष है तो l का मान कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम बता सकते हैं, s उपकोष के लिए l का मान 0, p उपकोष के लिए l का मान 1, d उपकोष के लिए l का मान 2 और f उपकोष के लिए l का मान 3 होता है। ये बहुत बार बात कर ली हमने, चले आगे बेटा। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमसे पूछता है भाई कि बताओ निम्न में से कौन पहले भरा जाएगा, निम्न में से कौन पहले भरा जाएगा, भरा जाएगा। पहला हमसे कोई कह रहा है 3D और 4S, हमें बताना है 3D और 4S में से पहले कौन भरा जाएगा भाई, 3D और 4S में से पहले कौन भरा जाएगा। अब ये बताने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, n प्लस एल का मान निकालना पड़ेगा। जिसके लिए n प्लस एल का मान कम आ गया वो पहले भरा जाएगा, जिसके लिए n प्लस एल का मान ज्यादा आएगा वो बाद में भरा जाएगा, क्योंकि एक एनर्जी ऑर्डर में रखेंगे ना। अब n प्लस एल का मान क्या, ऊर्जा, तो n प्लस एल का मान ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा,
N प्लस एल का मान कम, ऊर्जा कम, पहले कौन भरा जाता है? जिसकी ऊर्जा कम होती है। तो चेक करते हैं बेटा 3D के लिए। 3D के लिए अगर मैं 3D के लिए बात करूं तो n का मान तो 3 हो गया ना बेटा, कक्षा है, n का मान 3, और d के लिए l का मान कितना होता है बेटा? 2 होता है। तो बताओ n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ गई? सॉरी, बताओ कितनी आ गई? 3 प्लस 2 5। तो n प्लस एल की वैल्यू आ गई 3D के लिए 5। 4s के लिए देखो बेटा, 4s के लिए बताओ, 4s के लिए n का मान कितना है? 4, l की वैल्यू कितनी है? 0। तो n प्लस एल कितना है बेटा? 4 प्लस 0। फाइनली कितना आ गया हमारे पास? n प्लस एल बराबर 4। तो n प्लस एल का मान किसके लिए कम है? किसके लिए कम है? 4s के लिए। और 3D के लिए कितना है? 5। 4s के लिए कितना है? 4। तो 4s के लिए कम है, तो आप कहोगे अतः 4s पहले भरा जाएगा, पहले भरा जाएगा, क्योंकि 4s के लिए n प्लस एल का मान क्या है? कम है। अगर एनर्जी के ऑर्डर में रखूं तो भाई 4s की ऊर्जा कम है, 3D की ऊर्जा ज्यादा है। 4s की ऊर्जा कम है, 3D की ऊर्जा ज्यादा है। इसी प्रकार से अगर मुझसे कोई पूछता है कि 3p और 4s में से पहले कौन भरा जाएगा? 3p और 4s में से पहले कौन भरा जाएगा? 3p। 3p बेटा, 3p और 4s में से पहले कौन भरा जाएगा? तो अगर मैं बात करूं बेटा 3p के लिए, 3p के लिए तो आप देख सकते हो n बराबर 3, l बराबर 1। भाई p के लिए तो l का मान 1 ही होता है, तो n प्लस एल कितना है बेटा? 3 प्लस 1, फाइनली कितना आ गया? 4। तो n प्लस एल का मान 3p के लिए कितना आ गया बेटा? 4। ऐसे 4s के लिए, 4s के लिए अभी निकाला हमने कि भाई 4s के लिए n बराबर 4, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो n प्लस एल कितना आ गया? 4 प्लस 0, मतलब n प्लस एल का मान 4 आ गया बेटा। अब दोनों के लिए n प्लस एल का मान समान है, तो अब कौन पहले भरा जाएगा? तो मैंने कहा था जिसके लिए n का मान कम होता है। यहाँ पे n कितना है? 3, यहाँ पे n कितना है? 4। तो बताओ कौन पहले भरा जाएगा? जिसके लिए n का मान कम होगा। कम किसके लिए? 3p के लिए। तो 3p पहले भरा जाएगा, 3p पहले भरा जाएगा, भरा जाएगा। रीजन आपको बताइए भाई, क्योंकि 3p के लिए क्या है? n का मान कम है। तो अगर मैं इनको एनर्जी ऑर्डर में रखूं तो भाई 3p की ऊर्जा कम होगी क्योंकि पहले भरा जा रहा है, 4s की ऊर्जा ज्यादा होगी क्योंकि बाद में भरा जा रहा है, और 4s के बाद अगर मैं 3d लाऊं तो 3d की ऊर्जा 4s से ज्यादा होगी, क्योंकि 3d और 4s में पहले कौन भरा जा रहा है? 4s। तो 4s की ऊर्जा कम है, 3d की ऊर्जा ज्यादा है। इस तरीके से आप बता सकते हो कि कौन पहले भरा जाएगा, और उनको एनर्जी के ऑर्डर में भी रख सकते हो। हमसे कोई पूछ रहा है भाई, आप मुझे बताओ 5d और आप बताओ 5d और 4f में से पहले कौन भरा जाएगा? में से पहले कौन भरा जाएगा? या ऊर्जा पूछ लेता है, पहले कौन भरा जाएगा? भरा जाएगा। यह मुझसे पूछ लेता है कि बताओ इन दोनों में से किसकी ऊर्जा ज्यादा है या किसकी ऊर्जा कम है। तो दोनों के लिए n प्लस एल का मान निकाल लो। 5d के लिए निकाल सकते हो आप बेटा, बताओ क्या निकालोगे? n बराबर 5, d के लिए l की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो n प्लस एल कितना आ जाएगा? n प्लस एल का मान आ जाएगा 5 प्लस 2 मतलब 7। क्लियर बात बेटा? 4f के लिए अगर मैं बात करूं, 4f के लिए तो n बराबर 4, f के लिए बेटा हमारे पास f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 3। f के लिए l की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो n प्लस एल बराबर कितना आएगा बेटा? 4 प्लस 3, तो ये भी कितना आ गया? 7। दोनों के लिए वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो कौन भरा जाएगा? जिसके लिए n का मान कम होगा। n का मान बताओ, ये 5d और ये 4f है, तो किसके लिए n का मान कम है? 4f के लिए। तो इसका मतलब 4f पहले भरा जाएगा, 4f पहले भरा जाएगा, 4f भाई पहले भरा जाएगा। राइट, जल्दी बताओ 4f पहले भरा जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ, 4f पहले भरा जाएगा। एनर्जी का ऑर्डर अगर रखें तो 4f की ऊर्जा कम होगी किससे बेटा? 5d से। 5d की ऊर्जा ज्यादा होगी, 4f की ऊर्जा कम होगी। तो इस बेसिस पे आप सारी चीजें देख सकते हो। चले आगे, बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको ऑफ-बाउंड नियम समझा दिया। ऑफ-बाउंड नियम कैसे इलेक्ट्रॉनों को ऑर्डर में रखता है, कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कक्षकों के अंदर,
और उन कक्षकों का ऑर्डर हमने डिस्कस कर लिया। हमने n+l का नियम भी डिस्कस कर लिया कि आप n+l के नियम से क्या क्या बता सकते हो। n+l के नियम से बता सकते हो कौन सा पहले भरा जाएगा और क्यों भरा जाएगा, इसे भी बता सकते हो। क्यों भरा जाएगा? क्योंकि जिसके लिए n+l का मान कम आ गया उसकी ऊर्जा कम होगी, जिसके लिए n+l का मान ज्यादा आ गया उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। पहले कौन भरा जाता है? जिसकी ऊर्जा कम होती है। बाद में कौन भरा जाता है? जिसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। तो लो एनर्जी लेवल से हम कहाँ जाते हैं? हाई एनर्जी लेवल में। और याद रखने वाली बात यह है बेटा, याद रखने वाली बात यह है कि पहले वो कक्षा पूरी भरी जाएगी, उसके बाद ही अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये बात ध्यान रखना। चलिए खैर, परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीखने वाले अब हम। चलिए देखते हैं बेटा, किसी तत्व के परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने का क्रम। किसी भी परमाणु के कक्षाओं में हमें क्या भरना है? इलेक्ट्रॉनों को भरना है, और इसी क्रम को हम क्या बोलते हैं? तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इसे NLX, भाई NLX, N क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या, L क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या, और बेटा X क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से देखो बेटा, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? जो कक्षा है, जो नंबर है 1 2 3 4, n का मान हो सकता है 1 2 3 4 पूरा पूरा नंबर हो, जिसे हम कक्षा कहते हैं बेटा। L क्या है? L क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या। ये किस पे डिपेंड करता है? उपकोष पे। ये किस पे डिपेंड करेगा? उपकोष पे। भाई L0 है तो S उपकोष, L1 है तो P उपकोष, L2 है तो D उपकोष, L3 है तो F उपकोष। इसके बेसिस पे हम बात करेंगे। और X क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है 2 है 3 है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करेंगे। ये लिख रखा है। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेते हैं। हम शुरू करते हैं बेटा हाइड्रोजन से। हम शुरू करते हैं हाइड्रोजन से। चेक करो, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में जाएगा। पहली कक्षा में तो जाएगा। तो सबसे पहले कौन है? मैं एनर्जी डायग्राम बना लेता हूं बेटा। 1s 2s 2p 2p 3s 3p 4s 3d। कम से कम यहां तक ले लेते हैं अभी हम। तो पहले 1s भरा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो मैं बोल सकता हूं 1s1। फिर आया मेरे पास हीलियम, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2, वो भी s में जाएगा तो 1s2। फिर आया बेटा लिथियम, इसमें 3 है तो 2 तो 1s में जाएंगे। फिर आ गया 2s, तो 2s के अंदर कितना चला जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो 2s1, राइट। फिर आया बेटा मेरे पास बेरिलियम, कितना होता है? 4, तो 1s2 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन s में चले गए। फिर आ गया बेटा मेरे पास बोरोन 5, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो s में गए 1s2, 2 ही दूसरे वाले s में गए 2s2। बचा एक इलेक्ट्रॉन, वो कहां जाएगा बेटा? 2p के अंदर। तो क्या आया बेटा? 2p1। क्लियर है बात? क्योंकि अधिकतम तो 2 ही आ सकते हैं ना, इसमें भी अधिकतम 2 ही आ सकते हैं बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, हमारे पास कार्बन परमाणु क्रमांक 6 होता है। 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2। भाई 2 ही तो इसमें तो 6 आ सकते हैं ना, इसमें अधिकतम कितना आ सकते हैं? 6। फिर आया बेटा नाइट्रोजन 7, तो 1s2 2s2, फिर p में चला गया तो 2p3। फिर आया ऑक्सीजन 8, 1s2 2s2 2p4, क्योंकि इसमें 6 आ सकते हैं, अभी तो 4 ही है। फिर आया बेटा मेरे पास फ्लोरीन 9, 1s2 2s2 2p5। फिर आया बेटा मेरे पास नियोन, नियोन का कितना होता है? 10, 1s2 2 2s2 4 2p6 10। हो गया? नहीं हो गया? p कंप्लीट हो गई। p के बाद कौन भरा जाएगा? 3s। तो मैं कह सकता हूँ नियोन के बाद कौन आया बेटा? हमारा सोडियम। सोडियम का 11 होता है, तो 2 तो 1s में गए, 2 2s में 4, p में 6 10, बचा हमारे पास 3s1। फिर आया मैग्नीशियम 12, 1s2 2s2 2p6 3s2। फिर आया एल्यूमिनियम बेटा 13, 2s में, फिर अगेन 2s में 4, फिर 6p में 10, फिर 3s2 12, फिर 3p1 12 और 1 13। और कहां तक आ सकते हैं? 18 तक, क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो सिलिकॉन 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। फिर आया बेटा हमारे पास सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, राइट।
फिर कौन आया बेटा हमारे पास सल्फर 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं बेटा। फिर आया क्लोरीन 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। फिर कौन आया बेटा हमारे पास आर्गन 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6। अब 3p6 के बाद कौन भरा जाएगा बेटा 4s। कौन भरा जाएगा 4s। तो आर्गन के बाद हम ले सकते हैं, आर्गन के बाद हमारे पास पोटेशियम 19वां इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा 4s में जाएगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। कैल्शियम 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब इसमें अधिकतम दो ही आ सकते हैं बेटा, s के बाद कौन भरा जाएगा फिर अब 3d। तो मैं स्कैंडियम की बात कर लेता हूं Sc 21। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 एक ही तो आएगा। और डी में कितने जाएंगे बेटा 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 10 तक भरूंगा मैं इसको, ध्यान से देखना स्कैंडियम। अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूं बेटा। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो जो हमारे पास एटम होता है या जो भी परमाणु होता है उसके पास वाली जो अक्रिय गैस होती है उस तक तो हम कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे स्कैंडियम के पास कौन सी अक्रिय गैस है बेटा हमारे पास आर्गन। आर्गन कहां तक जा रहा है 3p6 तक, 3p6 तक। तो यहां तक मैं क्या करूंगा, यहां तक मैं क्या करूंगा बेटा इसे आर्गन मान लूंगा कि भाई आर्गन तक तो कांस्टेंट है चीजें, 1s2 2s2 आर्गन तक कांस्टेंट है। उसके बाद बेटा कौन है 4s2, उसके बाद कौन है 3d1। तो मैं इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं। अब स्कैंडियम के बाद बेटा मेरे पास आया टाइटेनियम। आप ऐसे भी बना सकते हो लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे मुझे टाइम लग रहा है बनाने में, तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। ये करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं शॉर्ट कर रहा हूं अपने पास से, नहीं, आप दोनों लिख सकते हो, दोनों बेस्ट है, बल्कि ये ज्यादा बेस्ट है, ये बेहतर है। टाइम भी बचेगा और स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा आपका, राइट। टाइटेनियम की अगर मैं बात करूं 22वें की, तो अब मैं क्या लिखूंगा आर्गन 18 4s2 20 3d2 22। आर्गन तक तो 18 है ना, दो ऐसे में गए 20 और दो डी में। अच्छा आर्गन के बाद वेनेडियम आया 23 में हमारे पास आर्गन 18 4s2 18 और 2 20 3d 20 और 3 23। अब इसके बाद जो है ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसे हम बोलते हैं क्रोमियम। और क्रोमियम हमारा क्या है बेटा अपवाद है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 24। अब होता क्या है इसको समझ लो बेटा, होता क्या है इसको समझ लो। ये जो मेरे पास 4s और 3d है ना, 4s और 3d है बेटा, इनकी ऊर्जाओं में अंतर बहुत कम होता है। ध्यान सुनना बेटा, ये कहीं को लिख लेना, 4s और 3d की ऊर्जाओं में, मैं आगे भी पढ़ाऊंगा इस बात को, ऊर्जाओं में अंतर बहुत कम होता है। अब एनर्जी जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बेटा, इसलिए इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में भी जंप कर सकता है, 3d से 4s में भी जंप कर सकता है, क्योंकि एनर्जी जो लेवल है वो बहुत सिमिलर है, लगभग सेम सा है। ऊर्जा में अंतर क्या है बहुत कम है। तो मान लीजिए इनमें एनर्जी डिफरेंस कम है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां भी जा सकते हो, इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां भी जा सकते हैं, लेकिन जाएगा किस वजह से, जाएगा इसलिए स्थायित्व की वजह से। इलेक्ट्रॉन जो है ना एक्सचेंज कर सकता है, विनिमय कर सकता है, किसके कारण बेटा, हाँ किसके कारण, स्थायित्व के कारण। किसके कारण, स्थायित्व के कारण। और स्थायित्व के कारण जब वो जंप करेगा तो एक्सेप्शन बन जाएगा, अपवाद बन जाएगा, पहली बात। दूसरी, ये मैं आगे बताऊंगा रीजन इसका। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एक तो पूर्ण कक्षक होते हैं और एक होते हैं बेटा अर्धपूर्ण कक्षक। अर्धपूर्ण कक्षक, एक पूर्ण कक्षक और एक अर्धपूर्ण कक्षक, दो तरीके के कक्षक होते हैं। जैसे मैं बता देता हूं, मेरे पास ये देखो बेटा, ये देखो हमारे पास ये 3p6 पूर्ण है ना,
अधिकतम कितने आ सकते हैं पी में? 6। बताओ 6 है या नहीं है? पूर्ण है या नहीं, जल्दी बताओ। ये तो इसे कहेंगे पूर्ण कक्षक। इसे क्या कहेंगे? पूर्ण कक्षक। ये जो 3p3 है, पी में अगर अधिकतम 6 है तो आधे कितने होंगे? अर्धपूर्ण कितना होगा? इसका आधा कितना होगा? 3 होगा या नहीं होगा? 3 होगा या नहीं होगा? तो भाई हमारे पास कोई भी चीज दो ही कंडीशन में स्थायी होती है, जब वो पूर्ण हो या फिर अर्धपूर्ण हो। या तो पूर्ण कक्षक स्थायी का रोल, या तो पूर्ण कक्षक हो जैसे मान लीजिए 3p3, या फिर हमारे पास पूर्ण हो 3p6। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। या तो अर्धपूर्ण हो, सॉरी पूर्ण हो 3p6 हो, या फिर अर्धपूर्ण इसका क्या होगा? 3p3 होगा। 3p3 होगा। ऐसे अगर मैं डी की बात करूं तो या तो बेटा 3d10 हो, पूर्ण हो, या फिर 3d5 हो। ऐसे अगर मैं एफ की बात करूं तो या तो हमारे पास 4f14 हो या फिर 4f7 हो। तो इन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बेटा क्या होता है? ये स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने का रीजन ये होता है कि इनके अंदर सिमेट्री आती है। मान लीजिए 3 ऑर्बिटल है और इसमें 3p3 है, तो इसमें तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, सिमेट्री है, बैलेंस है। क्या है बेटा? सिमेट्री। अगर 6 इलेक्ट्रॉन डाल दूं मैं इसके अंदर तो भी सिमेट्री है, सब में दो दो है। लेकिन अगर 4 डालूंगा मैं तो फिर अब सिमेट्री नहीं, एक में तो 2 हो गए, 2 में एक एक हो गए, तो अब बैलेंस की कंडीशन नहीं है। और जब कोई चीज सिमेट्री होती है तो वो ज्यादा स्टेबल होती है अनसिमेट्री से। तो ये दोनों कंडीशन ज्यादा स्टेबल है इसमें। ऐसे D5 सिमेट्री होगा, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। D10 भी सिमेट्री होगा, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके अलावा फिर सारी चीजें क्या होंगी? अनस्टेबल होगी। D6 अनस्टेबल, D3 अनस्टेबल, D2 अनस्टेबल, D4 अनस्टेबल, D7 अनस्टेबल। बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। तो यही चीज, इसी के कारण यहाँ पर क्या बनने वाला है बेटा? एक्सेप्शन बनने वाला है। इसी के कारण एक्सेप्शन बनने वाला है। इसको देखो बेटा, ध्यान से समझना बेटा इसको अच्छे से। क्रोमियम, अब क्रोमियम 24 होता है तो आर्गन तो हमारा हो गया 18। आर्गन क्या हो गया? 18। अब 4s2 3d4 होना चाहिए। 18 और 2 20 और 4 24। 4s2 3d4 होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की ऊर्जाओं में अंतर बहुत कम है। इन दोनों की ऊर्जा में अंतर क्या है? बहुत कम है। एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में जंप कर सकते हैं। अब जंप यहां पर करा क्यों? क्योंकि भाई ये है 3d4, ये अस्थायी है। अगर ये बेटा 3d5 में चला गया तो हाफ फिल्ड हो जाएगा, अर्धपूर्ण हो जाएगा। और अगर ये अर्धपूर्ण हो गया तो ये स्थायी हो जाएगा। तो चूंकि एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से ये क्या कर लेगा? 4s से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और खींचते ये किस में आ जाएगा? 3d5 में आ जाएगा। और 3d5 में आते ये क्या हो जाएगा बेटा? स्टेबल हो जाएगा पहले से। तो इस कंडीशन से ये अनस्टेबल है, इस कंडीशन में आते ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है? जंप कर जाता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल कर आता है? 4s1 3d5। ये ना होकर ये होगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है ना। हर चीज स्टेबिलिटी की ओर ही चलती है बेटा। हर चीज स्टेबिलिटी की ओर चलती है। और स्टेबल अगर बन सकता है तो क्यों नहीं बनेगा? अगर स्टेबल की पॉसिबिलिटी है तो कोई भी बन जाएगा। और संभावना है ना यहाँ स्टेबिलिटी की। क्यों है संभावना? क्योंकि दोनों की ऊर्जा में अंतर बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी जा सकता है, यहां से यहां भी जा सकता है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस क्या है? बहुत कम है। एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है बेटा। इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला गया? 3d5 में। और जैसे 3d5 में गया तो ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। इस कारण से ऐसा होगा। बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा बेटा अपवाद में? 4s1 3d5। बस ये बात वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s1 3d5 होता है, ना कि 4s2 3d4। ये नहीं होगा भाई, ये दिमाग में डाल लो, क्योंकि ये जेई मेंस, नीट, कंपटीशन, हर जगह एग्जाम में आ चुका है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्रोमियम के बाद आया मेरे पास मैग्नीज Mn का 25। अब ये थोड़े ही अपवाद है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 4s2 3d5। बताओ हाफ फील्ड में, यानी स्टेबिलिटी रखी है नहीं। डी में भी जा सकता था, तो डी में अगर जाएगा तो 4s1 3d6 हो जाएगा। 4s1 3d6 अगर मैं डी में पहुंचा दूं तो 4s1 3d6, तो ये तो अनस्टेबल हो गया। अब अनस्टेबल के चांस कम है ना यहाँ पर। रीजन, अगर एस में चला गया एक इलेक्ट्रॉन यहां से तो 4s2 3d5,
अभी भी स्टेबिलिटी बरकरार है, तो ये अपना आपको स्टेबिलिटी बरकरार ही रखेगा। ओके, इसलिए इलेक्ट्रॉन डी में ना जाकर बेटा, डी में ना जाकर कहां गया, 4s में गया, तो 4s2 3d5। अब देखो कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, डी में ही जाएगा, तो डी में जब गया तो 4s2 3d6। अच्छा, कोबाल्ट को देखो बेटा 27 को, आर्गन कोई ऑप्शन नहीं है, 4s2 3d7। निकिल पाओ, निकिल पे 28, आर्गन 4s2 3d8, 4s2 3d8, अभी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कॉपर पाओ बेटा, कॉपर 29, और कॉपर भी हमारा क्या है बेटा, अपवाद है। क्या है, अपवाद। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जैसा क्रोमियम है वैसा ही कॉपर है। अब होना तो चाहिए था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, होना तो ये चाहिए था कि आर्गन 4s2 3d9, लेकिन अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए तो ये 3d10 में आ जाएगा, पूर्ण कक्षक में आ जाएगा। और अगर पूर्ण कक्षक हो गया, अगर पूर्ण कक्षक हो गया तो इसका मतलब उसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। और क्यों नहीं होना चाहेगा भाई, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा, 3d में चला जाएगा, 3d10 हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10 होगा, ना कि 4s2 3d9। ये नहीं होगा बेटा, कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ना हो के क्या होगा, 4s1 3d10, क्योंकि 3d10 में तो ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी आपको, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, कॉपर के बाद है हमारे पास Zn, Zn 30 होता है बेटा, और Zn जब आप देखोगे तो आर्गन 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 4s2 3d10, क्योंकि आपको पता ही है स्टेबिलिटी में रहेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 4s में, तो 4s2 3d10। तो यहां तक बहुत है, इसके बाद आप खुद फिल कर सकते हो। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनमें सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो नीट, जेईई मेंस और आपके बोर्ड लेवल पे आता है, वो क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 100% पूछे जाने के चांस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई। तो चलें बेटा आगे, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं बेटा धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। धनायन कब बनते हैं, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसका धनायन बनता है। जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर उतना ही धनायन आता है, उतना ही पॉजिटिव आता है। तो चेक कर सकते हो, किसी तत्व में से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वह तत्व धनावेशित हो जाता है। तत्व के केवल बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये बात ध्यान रखना भाई। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कौन सी कक्षा से निकलेंगे, बाहरी कक्षा से, जो बाहर वाली कक्षा होगी। जैसे मान लीजिए मुझसे कोई कह रहा है कि भाई सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ Na+ का, धनायन का। अब दिमाग में आना चाहिए भाई Na का क्या था, 11 थे इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। आप मुझे बताओ ये जो नंबर है ये कक्षा को रिप्रेजेंट करता है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। तो बाहरी कौन सी कक्षा होगी बेटा, तीसरी तो होगी भाई। पहली कक्षा तो अंदर वाली होगी, फिर दूसरी बाहर वाली, फिर तीसरी और बाहर वाली, तो इन तीनों में से तीसरी कक्षा बाहर वाली होगी। तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कौन सी वाली कक्षा से, बाहरी कक्षा से। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे बेटा, 3s से। और कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है, जितना प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालो 3s से। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, 1s2 2s2 2p6। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच रहा है, 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6। बच रहा नहीं बच रहा, जल्दी बताओ, 1s2 2s2 2p6। मुझसे अगर कोई कह रहा है भाई आप मुझे जो बताए ना वो मैग्नीज का बताएं, Mn का, डाई पॉजिटिव का, Mn डाई पॉजिटिव का। अब Mn का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 25, तो मैं पहले Mn का बना लूंगा 25 का। जब मैं बनाऊंगा तो 25 का बनेगा आर्गन 4s2, आर्गन 4s2 बेटा 3d5, क्योंकि 18 और 2 20, बचे कितने 5, वो डी में चले गए, तो 3d5 25 हो गए। अब मुझे बनाना किसका है, Mn डाई पॉजिटिव का। चेक करो बेटा ये कौन सी कक्षा है, चौथी। ये कौन सी कक्षा है, तीसरी। अब मुझे बताओ तीसरी और चौथी कक्षा में बाहरी कक्षा कौन सी होगी। तुम कह रहे होंगे तीसरी होगी, 3d होगी। भाई पागल है क्या,
चेक कर, ये पहली कक्षा, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, बता कौन सी भारी? चौथी तो है, तो चौथी कौन सी यहाँ पर? 4s। तो भाई 4s वाली बाहरी कक्षा होगी, 4s वाली बाहरी कक्षा होगी, 3D बाहरी कक्षा नहीं है। 3D तो अंदर वाली कक्षा है, 4s बाहर वाली कक्षा है। और इलेक्ट्रॉन जब भी निकलते हैं तो कहां से निकलते हैं? बाहरी कक्षा से। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे बेटा? 4s से। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने? जितना प्लस होगा। कितना प्लस है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 ही है ना 4s में, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो तो खत्म। जब ये निकालोगे तो आर्गन 3d5 बच जाएगा। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है बेटा? आर्गन 3d5, आर्गन 3d5। बात समझ में आ गई? मुझसे कोई कहता है क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव का बताओ भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 24 होता है। तो चेक कर सकते हो क्रोमियम। अब क्रोमियम जो है भाई वो हमारा अपवाद है, और अपवाद की याद रखना 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्रोमियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा 4s के अंदर। तो 4s 18 और 1 19 है 24, तो d में कितना आ जाएगा? 5, तो 3d5। अब मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन निकालने? 3। इसमें कितने हैं 4s में? भाई लास्ट वाली कक्षा तो यही है ना, बाहर वाली कक्षा। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, निकाल दो, 4s खत्म। निकाला 1 इलेक्ट्रॉन, निकालने कितने? 3। तो अब 2 कहां से निकालूंगा? अब तो ये बचेगी भाई मेरे पास बाहरी कक्षा, तो 2 यहां से निकालो बेटा। 1 तो यहां से निकाला और 2 यहां से निकाले, तो टोटल कितने निकाल दिए हमने? 3, और 3 ही निकालने थे। तो डी में जब 2 निकाल दिया आपने, तो डी में कितने बचोगे? 3 बचोगे। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? आर्गन 3d3, आर्गन 3d3। बात समझ में आ गई होगी? तो ऐसे ही मेरे पास अगर Ni है, निकिल है, Ni डाई पॉजिटिव, 28 परमाणु क्रमांक होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बनाना है तो Ni का बना लेता हूं भाई, आर्गन 18। आर्गन निकिल तो उत्पाद नहीं है, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 18 और 2 20, और डी में हमारे पास कितना आ गया बेटा? 8, क्योंकि 28 है, 28 है। अब मुझे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने बेटा? 2। कहां से निकलेंगे? बाहरी कक्षा। बाहरी कक्षा कौन सी है? 4s। तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो यहां से, तो बचा क्या हमारा? 3d8। तो यहां पे मिलेगा मुझे आर्गन 3d8, आर्गन 3d8। तो इस तरीके से आप धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हो। अब प्रैक्टिस करना बेटा, किसकी प्रैक्टिस करना? Fe डाई पॉजिटिव के बनाने की, Fe ट्राई पॉजिटिव के बनाने की, Cu प्लस, Cu डाई पॉजिटिव, राइट, और St ट्राई पॉजिटिव और Zn डाई पॉजिटिव, इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना और कमेंट करके बताना कि आपने क्या बनाया। ठीक है, कमेंट के थ्रू मुझे आंसर देना बेटा इसका। चलें आगे, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं बेटा ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब किसी का ऋणायन बनता है तो ऋणायन बनते समय इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किए जाते हैं। जितना ऋणायन आ रहा है मतलब उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे होंगे। अब जब वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से जाते हैं। भाई जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से निकल रहे हैं तो एंटर भी बाहरी कक्षा में ही करेंगे। तो जब किसी का ऋणायन बनेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो वो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उतने ही माइनस आएंगे, उस पे जितना माइनस है उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे होंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? बाहरी कक्षा में। चेक कर सकते हो, किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन तत्व के बाहरी कोश में प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे तत्व के बाहरी कोश में जाएंगे। एग्जाम्पल देख सकते हो बेटा, मान लीजिए मेरे पास नाइट्रोजन ट्राई नेगेटिव है, इसका मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। तो नाइट्रोजन पे आ जाते हैं बेटा। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, 1s2, 2s2, 4 हो गए बचे 3, 2p3, 2p3। अब मुझे बताइए पहली कक्षा ये दूसरी, ये भी दूसरी, इनमें बाहरी कक्षा कौन सी होगी? 2p होगी। तो कितना माइनस है? 3 माइनस, तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? बाहरी कक्षा में। बाहरी कक्षा कौन सी है? 2p। तो 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन और डाल दो, तो 3 तो है, 3 और डाल दिए तो कितने हो जाएंगे? 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3 और आ गए, 2p6, राइट। मुझसे कोई क्लोरीन माइनस का पूछता है, 17 होता है परमाणु क्रमांक। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जब 17 होगा तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ये रहा 17, 3p5, 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17। इस पे आ रहा है माइनस, कितना माइनस आ रहा है? 1, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा।
अब वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बाहरी कक्षा में जाएगा। 3p तो बाहरी है, एक और इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो 5 थे भाई, एक और आ गया तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो आप बना सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p6, बस बहुत है। ओके, तो कर लोगे आप, ये बना लोगे। आप बना लेना बेटा किसका, F माइनस का बना लेना और Br माइनस का बना लेना, राइट। इसका होता है बेटा 9, इसका होता है 35, ठीक है। S डाई नेगेटिव का बना लेना, इसका 16, O डाई नेगेटिव का बना लेना, इसका 8, परमाणु क्रमांक बना लेना बेटा, ठीक है। चले आगे, बहुत बढ़िया। तो हमने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखा है बहुत आसान था, आप बना सकते हो। और कमेंट करके मुझे बताना है कि आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनाया, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपने सही बनाया या फिर गलत बनाया। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहां जाकर अपना आंसर दे सकते हैं या प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स आती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। अब हम बात करें अर्धपूर्ण पूर्ण भरे उपकोषों का स्थायित्व। अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे उपकोषों का स्थायित्व का क्या रीजन है, तो मैंने आपको बताया था कि जो 3d और 4s होता है ना, उसकी जो ऊर्जाओं में अंतर होता है वो बहुत कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। जंप करने की वजह से वो हाफ फील्ड या फुल फील्ड में चले जाते हैं, स्टेबिलिटी को प्राप्त कर जाते हैं। तो एक रीजन तो ये भी है, तो चेक कर सकते हो। ऊर्जा स्तर में कम अंतर होने पर, जो एनर्जी लेवल है उसमें कम अंतर होने पर परमाणु के इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन परमाणु को स्थायित्व प्रदान करने के लिए ऐसा करते हैं। जनरली जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु को स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हुआ है नहीं, हुआ क्रोमियम ऐसा हुआ, कॉपर ऐसा हुआ। अच्छा, क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के विन्यास की, जो परमाणु है उनमें इलेक्ट्रॉनों के विन्यास की पूर्ण अथवा अर्धपूरी संरचना अधिक स्थायी होती है। पूर्ण और हाफ वाली जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से ऐसा होता है। अच्छा, पूर्ण पूरित अथवा अर्धपूरित कोश के स्थायित्व के निम्न कारण है। रीजन क्या है, पहला है बेटा, पहला इलेक्ट्रॉनों का सममिति वितरण, यानी कि सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमेट्री मैंने बताई आपको, पूर्णतः भरे हुए या अर्धपूरित उपकोशों में इलेक्ट्रॉन की वितरण सममिति होता है, अतः ये अधिक स्थायी होते हैं। जैसे पी के अंदर 3 कक्षक होते हैं, अब इसकी सिमेट्री कब है बेटा, या तो एक एक इलेक्ट्रॉन हो या फिर 2-2 इलेक्ट्रॉन हो, तभी तो सिमेट्री होगी। और अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो p6, अगर एक एक हुआ तो p3, तो या तो p3 में सिमेट्री आ रही है या फिर p6 में आ रही है। तो या तो p3 स्टेबल है या फिर p6 स्टेबल है, ना p1 होगा ना p2 ना p3, सॉरी ना p4 ना p5, या तो p3 स्टेबल होगा या फिर p6 स्टेबल होगा। ऐसे जब d में आप देखते हो तो d के अंदर 5 कक्षक होते हैं, तो या तो बेटा d5 स्टेबल होगा कि भाई पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन डालो, या फिर 2-2 इलेक्ट्रॉन डालो, या फिर कितने 2-2 इलेक्ट्रॉन डालो, तब सममिति आएगी, तब सिमेट्री आएगी। तो या तो इस केस में स्टेबल है या फिर इस केस में स्टेबल है, तो ये केस में ये स्टेबल हो सकता है। तो यही कहा गया, पूर्णतः भरे हुए या अर्धपूरित उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण सममित होता है। जो पूर्ण भरा होगा, जो अर्ध भरा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या होगा, सममित होगा, समान होगा। अच्छा, अतः ये ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको। चले आगे। दूसरा है बेटा एनर्जी विनिमय। विनिमय ऊर्जा, एक्सचेंज एनर्जी, यानी कि जितना ज्यादा विनिमय की संख्या होगी, जितना ज्यादा मतलब वहां पर वो विनिमय कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, हाँ, उनका स्टेबिलिटी उतनी ही, विनिमय ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। और जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा वहां से विनिमय ऊर्जा निकलेगी, हम कह देंगे उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। तो आप चेक कर सकते हो, विनिमय ऊर्जा की संख्या जितनी अधिक होगी, सॉरी, विनिमय की संख्या जितनी अधिक होगी, विनिमय ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी तथा स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा। इसे निम्न चित्र अनुसार समझा जा सकता है, वो मैं समझा देता हूं। मान लीजिए मेरे पास 3d4 है बेटा, 3d4 चेक करना। अब d के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। एक्सचेंज दिखा देता हूं मैं आपको, कहां से कहां हो सकता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर सकता है d4 चल रहा है, एक्सचेंज, ये यहां एक्सचेंज कर सकता है बेटा, कर सकता है, इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 है। तो 3 तो यहां पर विनिमय हो सकता है, 3 तो एक्सचेंज यहां से हो सकता है।
अगर मैं बात करूं बेटा, चेक करते रहना बहुत अच्छे से, 1 2 3 4 इस इलेक्ट्रॉन की, के वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने प्रकार से एक्सचेंज हो सकता है, ये इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है या फिर इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है। तो 2 नंबर यहां मिलेगा आपको, 2 प्रकार से ये एक्सचेंज हो सकता है। अगर मैं बात करूं बेटा 1 2 3 4 इस वाले इलेक्ट्रॉन की, कि ये कितने प्रकार से एक्सचेंज हो सकता है, तो ये तो बस इसी के साथ एक्सचेंज हो सकता है, ये तो इसी के साथ एक्सचेंज हो सकता है, तो 1 नंबर यहां आ जाएगा। तो विनिमयों की संख्या टोटल कितनी आ गई, 3 2 5 और 1 6। तो विनिमय की संख्या हमारे पास आ गई, विनिमय संख्या कितनी आ गई बेटा, 6। 6 प्रकार से एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन यही अगर हमारा 3D5, यही अगर D5 में, तो D5 में आप चेक करो कितने प्रकार से विनिमय हो सकता है बेटा, 1 2 3 4 5। यही अगर हमारा D5 है तो विनिमय देखो, ये इससे विनिमय कर लेगा, इससे विनिमय कर लेगा, इससे विनिमय कर लेगा, इससे विनिमय कर लेगा, तो 4 तो यहां हो गया, 4 नंबर तो विनिमय यहां हो गया। चेक करते रहना बेटा अच्छे से, 1 2 3 4 5। अगर मैं बात करूं इस वाले इलेक्ट्रॉन की, तो ये इससे विनिमय करेगा, इससे करेगा, इससे करेगा, तो 3 यहां हो गए, 3 यहां हो गए बेटा। अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 इस वाले इलेक्ट्रॉन की, इस वाले इलेक्ट्रॉन की, तो ये इसके साथ विनिमय करेगा और इसके साथ विनिमय करेगा, 2 यहां हो गए बेटा, 2 यहां हो गए। और अगर बात की जाए हमारे पास 1 2 3 4 5 किस वाले इलेक्ट्रॉन की बेटा, इस वाले इलेक्ट्रॉन के, तो ये इसके साथ विनिमय करेगा, 1 यहां होगा। तो टोटल सम देखो 4 3 7 2 9 और 1 10। तो टोटल विनिमय D5 में कितना हो रहा है, विनिमय हो रहा है 10। विनिमय की संख्या कितनी है बेटा, 10। जितना ज्यादा विनिमय होगा उतनी विनिमय ऊर्जा ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा विनिमय ऊर्जा होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो D5 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे, D4 से। और चूंकि D5 की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसलिए वहां पर एनर्जी डिफरेंस 4s और 3D में कम है, तो इसलिए वो 4s से एक इलेक्ट्रॉन खींच के कहां चला जाएगा, अधिक स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेगा और D5 में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हुई होगी और परफेक्ट चीजें समझ में आई होंगी। पढ़ते रहिए बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।